हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। यार आप सबकी इतनी डिमांड आ गई थी ना कि सर 203 203 203 का सेक्शन सी लेकर आओ, सेक्शन सी लेकर आओ। अब आप सबने डिमांड किया है तो लेकर आना ही पड़ेगा, तो लेकर आ गया हूं मैं 203 का सेक्शन सी। अब इसकी वजह क्या है? अब जो बच्चे नए होंगे ना उनको लग रहा होगा यार क्या है इस पेपर में। तो मेरे पास बहुत बच्चों ने बोला है, ये बहुत सारे बच्चों ने, कि सर इसी पेपर से हमारे प्री बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हमारे प्री बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसी से, और ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट वाले आए थे। तो आप सबकी इतनी डिमांड बढ़ गई 203 को लेकर कि बस मैं लेकर आ गया तुम्हारे लिए 203 का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इसका सेक्शन ए तो करा दिया था, है ना। सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करा दिया था। सेक्शन बी भी इसका मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, सेक्शन बी, है ना। सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट करा दिया था। और आज कराने वाला हूं आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड पे सेक्शन सी, जिसके लिए आप सब ने स्पेशल डिमांड की है कि सर सेक्शन सी लेकर आओ। तो बस यार पेश है आपके सामने सेक्शन डी। तो ये रहा यार सेक्शन सी, जिसकी आप सबकी बहुत डिमांड थी। अगर आप सबने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही ना। आप देखो सेक्शन सी क्या बोल रहा है। दिस सेक्शन हैज 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। कि हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स है। टोटल कितने बन रहे हैं? 18 के 18। और मैं श्योर करता हूं कि जो भी प्री बोर्ड बच्चा पेपर देने वाला है उसमें से भी इसके क्वेश्चन आएंगे। जैसा मैं तो ये बोल चुका हूं कि ये वायरल पेपर है, 100% आपके एग्जाम में आएगा, और बिल्कुल आएगा ही आएगा। इस बात की श्योरिटी है कि आपके पेपर में 100% आएगा। आप सबकी इतनी डिमांड थी तो चलो देखते हैं क्या है। 26 में पार्ट ए और पार्ट बी इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। बोला है प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। फटाफट में एक रफ पेज लेता हूं और आप सबको समझाता हूं। तो बच्चों मैंने ले लिया है एक रफ पेज और चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोला है? प्रूफ दैट √5 एक इरेशनल नंबर है। तो मैं इसका अपोजिट गेस कर लूंगा। लेट अस अज्यूम, यहां लिखूंगा लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम करना है? √5 इज रैशनल नंबर। कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट। अगर ये एक रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट। क्या लिख सकता हूं मैं? √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां बताना पड़ेगा मुझे कि ये पी और क्यू क्या है। तो लिखेंगे पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। क्या है ये? को प्राइम नंबर है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये उलझन आई होगी कि सर जी ये को प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी लगे हाथ बता देते। तो को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे 2 और 3 कोई दो नंबर है, और 2 और 3 को इस 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? या तो 2 कर सकता है या तो 1 कर सकता है। इस 3 को कौन कर सकता है? या तो 3 कर सकता है या तो 1 कर सकता है। पर दोनों को कौन कर सकता है? तो आप बोलोगे सर 1 कर सकता है। मीन्स 1 is the common factor of 2 and 3. That's why 2 and 3 are co-prime number. मतलब दो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब क्या करना है? तो अब करो इसके अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हुआ Q, और √5 को एज इट इज लिख दो आप, और यहां बोलो P। ओके। अब क्या करना है? तो अब बोलो स्केयरिंग बोथ साइड। क्या लिखोगे? स्केयरिंग बोथ साइड। कि दोनों साइड क्या करना है? स्केयर करना है। स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया Q का स्केयर, और 5 का स्केयर करूंगा। देखो जैसे √5 का स्केयर करूंगा इस तरीके से, तो स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 5 इज इक्वल टू, ये हो गया P का स्केयर। ओके बेटा, चलो अब क्या करना है? तो Q स्केयर इज इक्वल टू, ये 5 क्या है? मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड भेजोगे इसको तो क्या हो जाएगा?
p का स्क्वायर अपॉन में 5। ओके यार, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि बस खाना पीना सब भूल गया हूँ एकदम। इतनी मेहनत चल रही है आपके लिए, 4-4 5-5 घंटे बस कंप्यूटर पे बैठ के। चलो कोई नहीं, हम सब मेहनत भी तो आप ही के लिए कर रहे हैं। आप सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। यहाँ क्या देख रहे हो आप कि सर पी स्क्वायर को जो है ना 5 डिवाइड कर रहा है ना, तो वही चीज लिख दो, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, ये लाइन आप चाहे यहाँ आपको नीचे लिखनी थी, पर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो आपको यहीं लिख देता हूँ ताकि साफ साफ पूरा दिखते रहेगा, एक लाइन में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है, तो आप बोलोगे अल्सो पी इज डिविजिबल बाय 5। तो p भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब क्या बोला हमने कि सर p को ना मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो c आएगा। क्या आएगा, c आएगा। अब आप बोलोगे सर ये c कौन है जी, तो c क्या है, c इज सम इंटीजर, c इज सम इंटीजर। अब आप बोलोगे सर जी ये इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर होता है बेटा नंबर, नंबर का है निकनेम। अब ये पूरा एक बार समझा दूं, जब मैंने p स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 5 से तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो वही कुछ को मैंने बोला है c का मतलब इंटीजर। ओके, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लूं मैं, हाँ चलो आगे करते हैं। अब यहाँ क्या करना है, अपॉन में 1 रखना है और वापस से क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया p इज इक्वल टू 5 इंटू सी। अब क्या करना है, जो यहाँ किया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो वापस करो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का भी स्क्वायर होगा तो 25 हो गया, और ये हो गया c का स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में बच्चों, इतनी बात आ गई ना समझ में। अब देखो ये p स्क्वायर है ना, इसको आप कर लो इक्वेशन 1, और मैं इस p स्क्वायर की वैल्यू ना यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसको कर लो इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। कि इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, p की वैल्यू रख रहा हूं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं इसे, है ना। तो यहां क्या हो गया, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, q स्क्वायर इंटू 5। तो यहां हो गया q स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 25 c का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, इस 5 को 5 से देखो ये डिवाइड हो जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, क्या बच रहा है, तो आप बोलोगे सर क्यू स्क्वायर, और ये बचा 5 सी का स्क्वायर। यहाँ क्या करना है आपको, तो यहाँ समझो अब क्या करोगे, 5 को भेज दो दूसरी साइड, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। यहाँ आप क्या देख रहे हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मुझे दिख रहा है ना कि इस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, कि ये जो क्यू स्क्वायर है ना वो 5 से डिविजिबल है ना। इसका मतलब अल्सो क्यू इज डिविजिबल बाय 5, मतलब q भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब देखो यहां हमने लिखा कि p जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, और q क्या हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है।
जबकि थोड़ा सा ऊपर मैंने बोला कि P और Q दोनों को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करना चाहिए था। ये 5 कैसे डिवाइड कर रहा है? ये 5 कैसे डिवाइड कर रहा है? तो अपने सारे कंक्लूजन यहाँ लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम? P and Q both are divisible by 5 कि P और Q दोनों के दोनों क्या हैं? 5 से डिविजिबल है। अगर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब ये हेंस, यहाँ लिखो हेंस P and Q are not co-prime number, not co-prime नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्या है ये? को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है, जिससे ये डिवाइड हो जा रहे हैं। दैट मीन्स, तो ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। तो यहां लिखेंगे ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। क्या एजम्पशन था? ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन रूट 5 इज क्या? यहां बोलोगे आप इरेशनल, रैशनल नंबर की रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। यही मैंने माना था, इसीलिए तो सारा गलत हो गया। तो मैं लिखूंगा सो दैट या फिर देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और यहां बोलूंगा मैं हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में बेटा? आई गई बात? सबसे पहले एक बार देखो क्या किया मैंने। सबसे पहले मैंने यहाँ बोला है कि रूट 5 एक क्या है? रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू निकाल ली, स्केयरिंग बोथ साइड किया। स्केयरिंग बोथ साइड करने के बाद मुझे ये पता लगा कि P स्केयर 5 से डिवाइड हो रहा है, P भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब P 5 से डिवाइड हो रहा है तो कोई नंबर आएगा C का मतलब क्या है? कोई एक इंटीजर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से P की वैल्यू निकाल ली, स्केयरिंग बोथ साइड, और P स्केयर की वैल्यू यहाँ रखी तो मुझे मिल गया Q स्केयर इज इक्वल टू 5C का स्केयर। और इससे पता लग रहा है कि Q स्केयर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ये दोनों कैसे 5 से डिवाइड हो सकते हैं ना? दोनों कैसे 5 से डिवाइड हो सकते हैं? इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने गलत मान लिया था कि ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। आया समझ में? आ जाओ वैसे ही करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। देखो बेटा, इसका पार्ट 2 क्या बोल रहा था? या तो आपको ये करना था या तो पार्ट बी करना था, दोनों में से कोई एक था। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले तो ये बताओ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एंड यूज इट टू फाइंड, और इसका यूज करो आप 36 और 54 का एलसीएम फाइंड करने में। ओके, रफ पेज लेके समझाता हूँ फटाफट। चलो बेटा, दोनों को देखो एक ही साथ मिक्स करके समझा देता हूँ। जैसे मैं 36 के सारे फैक्टर निकाल लेता हूँ पहले एलसीएम निकालने के लिए। 36 का फैक्टर निकाल लूं तो ये 2 18 जा 36, 2 को 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा, और ये 3 1 जा। मतलब 36 के फैक्टर मुझे मिले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, ऐसे ही अगर मैं 54 के सारे फैक्टर्स निकालूं इस तरीके से 54 के, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा। सारे फैक्टर्स 54 के मैं लिख लेता हूं। तो यहां लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप बोलोगे सर ये तो समझा दो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो सुनो, ये जो 54 था या फिर ये जो 36 है, ये दोनों के दोनों मेरे क्या हैं? कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और ये मुझे क्या मिला है? प्राइम नंबर। ये मुझे क्या मिला है? प्राइम नंबर।
अगर इन सब का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस से यही मिल जाएगा, और इन सब का मल्टीप्लाई कर दूं तो 54 ही मिल जाएगा, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, व्हेन वी कैन एक्सप्रेस एनी कंपोजिट नंबर in the product of its prime number is called the fundamental theorem of arithmetic। मतलब कंपोजिट नंबर को अगर मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसे ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में लिखने के तरीकों को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे बात समझ में। अब फटाफट इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखो, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, यहाँ कितनी बार है, 2 टाइम, पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वाला। 3 कितनी बार है, 3 टाइम, 3 कितनी बार है, 2 टाइम, पर मैं कौन सा लूंगा, जहां सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा कितना है, 3 टाइम। इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4, और सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 7 जा 28। ठीक है, 28 को 2 कैरी है, 4 2 जा 8 9 10 108, इसका हो गया करेक्ट आंसर। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन आप लिख दोगे तो ये हो गए पूरे 2 मार्क्स अपने पक्के। आ जाओ, ऐसे करते हैं नंबर 27 वाला। चलो बेटा करते हैं नंबर 27। में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दिया है ना, इसका जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है इनके बीच के रिलेशन को। किसका रिलेशन, जीरोज का रिलेशन और कोफिशिएंट का रिलेशन को रिलेशन पता करना है। चलो एक रफ पेज लेता हूँ और फटाफट आपको समझाता हूँ मैं। एक बार आप सब ना बेटा मुझे बताना, एक बार आप सब, कि क्या मैं प्री बोर्ड के भी वायरल पेपर कराऊं आपको, प्री बोर्ड के वायरल पेपर करा दूं जो बिल्कुल सेम आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल एज इट इज सेम। अगर हाँ तो बताना कि अगर मैं करा दूं वो भी वायरल पेपर आपको प्री बोर्ड वाले। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके जीरोज फाइंड करते हैं। जीरोज क्या होता है सर जी, तो जीरोज वो होता है बेटा कि अगर जैसे मेरे केस में देखो x लिखा है, तो x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि ये सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोज। अब जीरोज निकालते कैसे हैं, तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। क्या मिला है, 3 1 जा 3, तो प्रोडक्ट मुझे मिला बेटा माइनस का 3, और बीच वाला नंबर सिर्फ x को छोड़ के सम इसको बोलते हैं, सम कितना है 2। तो अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट कितना हो, -3 हो, और सम कितना हो, 2 हो। तो आप बोलोगे सर टेंशन वाली क्या बात है, 3 × 1 3 होता है। मैंने बोला मुझे तो माइनस का चाहिए, है ना, पर किसको माइनस लूं, 3 को लूं या 1 को लूं, ये डिसाइड करेगा मेरा सम वाला। अगर 3 में 1 प्लस करूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 4 आ जाएगा। माइनस करता हूं, यहां अगर माइनस का साइन लगा दूं मैं, जैसे देखो ये माइनस का साइन लगा दूं तो 2 तो मिल जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। मतलब इसे करना होगा प्लस और इसे करना होगा माइनस। तो 3 होगा अपना माइनस का, यहाँ लगाओ x, यहाँ लगाओ x, ये माइनस हो गया और ये x, मतलब -2x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -3x + 1 लिखूंगा। इसी मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना बच्चों। इसी मेथड को -1 = 0। अब दो पार्ट को एक साथ रखना है, -2x की जगह पे देखो ये लिख लिया, दो पार्ट को एक साथ रखना है और कॉमन कर लेना है। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में से, मैं देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x बाहर ले लिया, 3 भी है, 3 भी है, बाहर ले लिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 बार x था तो 1 बार x बचा। सर जी यहाँ से तो आपने 3x पूरा उठा लिया, मतलब क्या बचेगा, 0 बिल्कुल नहीं, 1 लिखना है। ओके, 1 बचेगा। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर प्लस लिखो, पहले यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लिखना है, माइनस होता तो मैं माइनस लिखता। तो 1 और कॉमन जैसा है इसको भी लिखूंगा मैं, x - 1 = 0। ये दोनों आने चाहिए सेम। अब इन दोनों को मैं लिखूंगा साथ में, ये हो गया 3x + 1 और ये हो गया x - 1 = 0। x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार 3x + 1
होगा 0 के इक्वल, एक बार होगा x माइनस 1 0 के इक्वल। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू प्लस का था, इधर भेजूंगा माइनस का, x की वैल्यू आ गई बेटा -1 अपॉन में 3, इसको डालो रेक्टेंगल में। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 1, इसको भी डालो रेक्टेंगल में। जीरोस तो निकल गए, किसी एक को बोलो अल्फा, किसी एक को बोलो बीटा, और पता करो इसका रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, पहला सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है -1 अपॉन 3 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू, सर जी ये बी अपॉन ए क्या है, देखो ए बी सी, ए बी सी है ना। तो यहाँ लिख लो आप, सर जी ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू -2 हो गई, और सी की वैल्यू -1 हो गई। ओके बेटा, यहाँ लिख लूं मैं, माइनस का है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैं प्लस का लिखूंगा, अपॉन में बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3, अपॉन में 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से एलसीएम, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -1, प्लस का साइन है प्लस, 3 का 1 में होगा तो 3, अपॉन में 1, 3 का 1 में होगा तो ये आ गया 3, और ये तो 2 अपॉन 3 एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, माइनस करेंगे, ये कितना आ गया 2 अपॉन 3, और ये भी हो गया 2 अपॉन 3। पहला पार्ट हो गया वेरीफाइड, पहला पार्ट हो गया वेरीफाइड। ऐसे ही सेकंड वाला कर लेते हैं। यहाँ सेकंड वाले में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो कि होता है सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, तो आप बोलोगे सर -1 अपॉन 3 है। बीटा कितना है, तो आप बोलोगे सर जी 1 है। सी की वैल्यू कितनी है जी 3 है। ए की वैल्यू कितनी है, ओहो सी की वैल्यू -1 है, मिस्टेक हो गई, सी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर ही होता है तो -1 अपॉन 3, और ये भी हो गया -1 अपॉन 3, ये हो गया वेरीफाइड, और पूरा क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। ओके, आ जाओ आगे करते हैं नंबर 28। देखना बेटा नंबर 28 दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कर सकते हो या तो आप पार्ट बी कर सकते हो। पहले पार्ट ए बताता हूँ, क्या बोल रहा है, सोल्व द ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इसकी हेल्प से ना हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद बोला राइट द कोऑर्डिनेट्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, वेयर द लाइंस रिप्रेजेंट ऑन इक्वेशन कट वाई एक्सिस, जहां भी ये वाई एक्सिस को कट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। चलो तो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनता है वो मैं आपको एक रफ पेज लेके बताता हूँ। देखो बेटा सबसे पहला काम है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये लिख लेता हूँ 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इससे कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, तो y को मैंने भेजा दूसरी साइड, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, 2 को भी भेज देता हूँ तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई अपॉन में 2। ओके, इतना आया समझ में आपको। तो अब एक बनाना है बॉक्स, ऐसे बनाना है बॉक्स। अब इस बॉक्स का क्या करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको बॉक्स का क्या करना है। इसे बोलो x, इसे बोलो आप y, और मिनिमम 3, मिनिमम 3, 3 से ज्यादा आप कर सकते हो पर 3 से कम बिल्कुल नहीं करना। सर ये क्या है, तो ये कोऑर्डिनेट है बेटा, दो कैसे निकालेंगे, एक करके दिखाता हूं मैं, बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा। x इज इक्वल टू y की वैल्यू में 0 पुट करता हूं, तो जब y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 प्लस 2 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 1। ओके, एस 1 1 आ गई। अब ऐसा ही नंबर रखना है जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर सोचो मैं 3 रखूंगा तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या 5 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो नहीं, पॉइंट में नहीं चाहिए, है ना। पूरी कोशिश करना है कि प्लस में आंसर आए, और वो भी मतलब पॉइंट में ना आए। तो मैं क्या रखूंगा 2 रख लूंगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो y की वैल्यू 2 रख लिया, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो आप बोलो सर जी 2 आ गया। 3 रखूंगा, नहीं 3 2 5 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो यस
4 रखूंगा यहाँ, y की वैल्यू 4 रखता हूं तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6। ये कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। फटाफट ऐसे ही मैं इसे भी कर लूंगा, इसे भी चेंज करूंगा। 4x = 4 + y, और ये हो गया x = 4 + y अपॉन में 4। डब्बे बनाना है हमें इस तरीके से 3-3 वाले, है ना, 3-3 वाले। इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y, और ऐसे कम से कम निकालना है 3। समझ में तो आ गया था। एक बार 0 रख लेता हूँ। जब y की वैल्यू 0 रखूंगा तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, y की वैल्यू कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, नहीं होगा, 4 रख लेता हूं। अगर y की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, और 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8। अब नेक्स्ट नंबर बताओ मैं क्या रखूं ऐसे ही, तो नेक्स्ट रख सकता हूं मैं 5 नहीं रख सकता, 6, 6 और 4 10 नहीं, 6 7 नहीं, 8, यस 8 रखूंगा तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। 8 रख लिया तो 8 और 4 होगा 12, और 4 3 जा 12। ये नहीं समझ में आया होगा ना। देखो 4 प्लस y की वैल्यू 8 रखा, अपॉन में 4 था, तो 4 और 8 हो गया 12, और 12 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया 3। इस तरीके से मैंने क्या लिख लिया, ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब इसको ग्राफ पे कैसे करना है वो बताता हूँ आपको मैं। तो देखो बेटा, मैंने ये ग्राफ बना लिया है ना, ये है अपना x और ये है x0, ये पॉजिटिव साइड और ये x की नेगेटिव साइड, ये y की पॉजिटिव साइड और ये y की नेगेटिव साइड। आपको ये जो डिस्टेंस है ना बिल्कुल मेजरमेंट के साथ रखनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ, इसे मैं ब्लू से करता हूँ, ब्लू वाली से। x की वैल्यू क्या है, 1, तो y की वैल्यू 0। x पे कितना जाना है बेटा, ये x पे 1 तो y पे 0, मतलब ये हो गया अपना पहला पॉइंट। ओके, x पे 2, x पे 2 तो y पे कितना है, y पे भी 2, मतलब ये कहीं ना कहीं देखो इस तरीके से, अगर इसको ऐसे करूं मैं ऐसे, तो ये हो गया इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है x पे 3, x पे 3 तो y पे कितना जाना है, y पे 4। इसको मैं स्केल की हेल्प लेता हूं, x पे 3 तो y पे 4, x पे 3 ऐसे सीधी लाइन रख लिया, और ये मेरा y दिख रहा है, y पे 4 बिल्कुल ऐसे रखूंगा, और ये एक पॉइंट मिल गया। देखो x पे 3, ये रहा x पे 3 और y पे 4। ओके, तो यहाँ एक हो गया। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से, ये हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसको क्या कर लेना है, एक लाइन में ऐसे ऐड कर लेना है, बिल्कुल एक लाइन लगानी है आपको, और तीनों को ऐड करते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ऐसे ही दूसरे वाले की बारी आती है, x पे 1 तो y पे 0, x पे 1 मतलब यहीं बने, x पे 1 तो y पे 0। ओके, x पे 2, x पे जाना है 2, ये रहा, y पे 4, x पे 2 y पे 4, इसको ऐसे लाइन लगाऊंगा मैं, यहाँ देखो y पे 4, जिस तरीके से हो जाएगा ये, कुछ इस तरीके से, है ना, y पे 4, ये आ गया पॉइंट, यहाँ मिल रहा है x पे 2 y पे 4। अगला बोल रहा है x पे 3, x पे 3 y पे 8, y पे 8 जाना है। फटाफट एक स्केल लेता हूँ, देखो x पे 3, x पे 3 और ये रहा y पे 8, ये हो गया। इसको ऐसे कर लूंगा, और ये एक कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ। अब इन तीनों को भी मुझे क्या करना है, एक लाइन में रख के ऐसे मिला लेना है, एक लाइन में ऐसे जोड़ते हुए। ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। ओके बेटा, ये हो गया। तो बेटा ये हो गया इसका फुल कंप्लीट सॉल्यूशन। आ जाओ ऐसे ही करते हैं हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखना बेटा इसका पार्ट बी क्या बोल रहा है, एन एकेडमी ऑफरिंग क्रिकेट कोचिंग अबाउट 10 बैट्स एंड 5 बॉल्स। एक क्रिकेट एकेडमी है, उसने ऑफर किया है कि 10 बैट लेने हैं और 5 बॉल्स लेने हैं, जिसकी प्राइस आएगी कितनी, 32,500। बाद में एकेडमी ने 2 बैट्स लिया और 8 बॉल लिया, जिसके लिए उनको कितना पे करना पड़ता है, 10,000। तो पूछ क्या रहा है,
वन बैट की कीमत क्या है, प्राइस क्या है, और वन बॉल की प्राइस क्या है। कैसे करेंगे, आ जाओ बताता हूँ रफ पेज लेके। तो देखो बेटा, मैंने ले लिया है एक रफ पेज और अब बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सपोज रेट ऑफ वन बैट बी एक्स, रेट ऑफ वन बैट बी एक्स, कि अगर एक बैट का प्राइस कितना है, एक्स है, ऐसे ही रेट ऑफ वन बॉल बी वाई, एक बॉल की कीमत कितनी है, वाई है, और एक बैट की कीमत कितनी है, एक्स रुपीज है। कीमत मतलब प्राइस। तो बोला है 10 बैट और 5 बॉल। 10 बैट मतलब 10x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना रुपीस देना पड़ता है, दोनों टोटल उसको 32,500 रुपीज देना पड़ता है। दूसरे केस में कंडीशन नंबर टू में बोल रहा है कि 2 बैट और सिर्फ 8 बॉल ले, 2 बैट और सिर्फ 8 बॉल्स ले, तो उसे कितना देना पड़ेगा, ओनली 10,000। कितना, 10,000। तो प्राइस ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल फाइंड करना है हमें। देखो सबसे पहले तो ये देखो 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसे 5 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटी कर लेता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे क्या इसमें लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है या तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है। और एलिमिनेशन सबसे इजी, एलिमिनेशन लगाने के लिए कम से कम कोई एक पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही छोटा है, इसको देख लेते हैं, डिवाइड हो रहा है। तो ये 5 से 5 टू जा 5 वन जा, और ये 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25। तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ क्या बचा है, सिर्फ y बचा है, इज इक्वल टू में ये हो गया 6500। यही बचा है ना। अब इसे मैं कर लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसे कर लेता हूँ इक्वेशन 2, और दोनों में अप्लाई करता हूँ एलिमिनेशन। तो यहाँ लिखा 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये हो जाएगा कैंसल। और 8y में से y जाएगा तो आप बोलोगे सर माइनस का 7y बचेगा। इसे माइनस करूंगा 10,000 में से 6500, तो आप बोलोगे सर माइनस का 3500 बचेगा। माइनस से माइनस जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गई 500। ओके, y की वैल्यू आ गई 500। y क्या था, बॉल था अपना, ठीक है ना। बाप रे, y मतलब एक बॉल की प्राइस, 500 रुपए, बाप रे। चलो ओरिजिनल में रखना है और x की वैल्यू हमें निकाल लेना है, ठीक है। x की वैल्यू में इसमें रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2x मल्टी प्लस 8 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 10,000। जो इक्वेशन छोटी और इजी लग रहा हो आपको सॉल्व करना, वही वाली रखनी है, उसी में रखना है 2x। और हाँ, ओरिजिनल में रखना है, जैसे ये मैंने चेंज किया है, इसमें मत रख देना आप। ये हो गया प्लस 8 5 जा 40, मतलब हो गया 4,000 इज इक्वल टू 10,000। दूसरी साइड भेजूंगा, माइनस हो जाएगा। मुझे बताना जरा, 10,000 में से 4,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 6,000। और जब डिवाइड करूंगा 2 से तो ये आ गया 3,000। तो वन बैट की प्राइस कितनी हो गई, 3,000, और बॉल की प्राइस कितनी हो गई, 500। ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। ओके, आज अब ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 की, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, टीपी एंड टीक्यू आर द टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये जो टीपी है ना और ये जो टीक्यू है ना, ये एक टेंजेंट है जो कहां से, पी एंड क्यू, पी और क्यू पॉइंट से जाते हैं टी पर। इफ रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू, ये जो रिफ्लेक्स वाला एंगल दिया हुआ है, पूछ कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल बताना है, मतलब ये वाला एंगल भी बताओ, ये एंगल भी बताओ, ये एंगल भी बताओ, सारे एंगल पूछ रहा है। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये तो रेडियस है और कहाँ जा रहा है, टेंजेंट के ऊपर। रेडियस जब टेंजेंट के ऊपर जाएगा तो एंगल बनता है 90 का, तो यहां भी एंगल होगा 90 का, मतलब एंगल P
इक्वल होगा एंगल क्यू के और दोनों होंगे 90 के। बच कौन गया? ओ वाला बच गया और ये टी वाला। अब जरा बताओ, ये अगर पूरा एंगल होता, ये कंप्लीट एंगल होता तो 360 का होता। अगर सिर्फ इतना 250 है, मतलब ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 360 में से माइनस कर लो ना आप 250, तो ये एंगल पता लग जाएगा। 360 में से 250 क्या कर लो? माइनस कर लो। तो माइनस करते ही पता लगा कि ये है 110, तो ये एंगल कितना हो गया? 110। एंगल ओ हो गया 110। अब बारी आती है टी की, तो आप बोलोगे सर एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है 360 के इक्वल होता है, जिसमें से पी कितना है? 90 है, ओ कितना है? 110 है, प्लस ये कितना है? ओह, यहाँ क्यू है, यहाँ टी लिखना था, मैंने कुछ और वो लिख दिया है। पी हो गया 90, ओ हो गया 110, क्यू कितना है? 90 प्लस एंगल टी नहीं पता है, तो ये हो गया 360। प्लस करूंगा, पहले तो इसको देखो, 110 और ये 90 कितना हो गया? पूरा पूरा 200, और ये प्लस करूंगा तो आप बोलोगे सर 290 हो गया। एंगल टी इज इक्वल टू 360, एंगल टी इज इक्वल टू 360 माइनस 290, और 360 में से 290 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी 70 आ जाएगा। इसमें भी क्या पूछने वाली बात है ना? इतनी बेसिक सा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, एंगल टी 70 का, पी और क्यू 90 का, और ये जो एंगल है वो हो जाएगा 110। आ जाओ अब ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का, और बोल रहे हैं प्रूफ करो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को। तो जो पहले क्या करूंगा मैं, देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से ले लो एलसीएम। लिखो LHS, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। सिर्फ साइन थीटा का स्क्वायर मत कर देना, इस पूरे पार्ट का पूरे पार्ट के साथ हो रहा है ना, तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा दोनों का दोनों, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होने वाला है कॉस थीटा के साथ, एज इट इज लिख दिया। अब जरा इसको करते हैं सॉल्व हम, ओके। अब आप बोलोगे सर जी नीचे भी देखो 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, क्या ये दोनों कट नहीं सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी कट नहीं सकते हैं, और गलती से भी काट नहीं देना है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि यहाँ प्लस है ना, इनटू होता तो कट जाता, पर ये प्लस है तो दोनों ऐसे कटेंगे नहीं, तो बिल्कुल भी काटना नहीं है आपको, ओके। तो अब दिमाग में एक ही चीज आ रहा होगा, सर तो करें क्या, इसको काट तो ऐसे सकते नहीं। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूले पर ओपन कर लो। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 लिखूंगा और साइन थीटा, और ये हो गया 2ab, ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जी ये दोनों मिलके 1 बनते हैं, तो 1 लिख लो, ये 1 को ऐसे ही रहने दो, प्लस का 2 साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया कॉस थीटा। आगे जरा इसको सॉल्व करते हैं, 1 और 1 हो जाएगा 2,
तो यहाँ लिखूंगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज करके लिखूंगा कॉस थीटा। यहाँ क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 दोनों जगह कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो। तो ये कॉमन कर लिया तो बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज करके लिखूंगा कॉस थीटा। अब कट जाएगा क्योंकि अब इसके साथ इनटू में है, तो क्या बचेगा, ये 2 अपॉन कॉस थीटा। और आपको पता है ना 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेक थीटा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक थीटा, यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, हैंस प्रूफ हो गया। ये आ गया अपना RHS। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। चलो अब करते हैं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट। नंबर 31 क्या बोल रहा है, अ गेम चांस कंसिस्ट स्पिनिंग अ व्हील विच कम टू रेस्ट एट वन ऑफ द, ये गेम है, जैसे ये व्हील बनी हुई है, तो इसको अगर घुमाते हैं तो ये किसी एक भी नंबर के ऊपर रुक जाएगी, है ना। तो अब पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन स्टॉप, ये प्रोबेबिलिटी है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकी प्रोबेबिलिटी बताना है हमें। क्या प्रोबेबिलिटी है, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसे प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 2 हो। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल नंबर कितने थे, 10 थे। अब अ प्राइम नंबर जो 2 से बड़े होने चाहिए, ध्यान देने हैं, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें प्राइम नंबर है कौन से, तो आप बोलोगे 2 है सर जी, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 1 क्या है, नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट। पर उसने क्या बोला है, 2 से ग्रेटर, और 2 से ग्रेटर कौन है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 है। तो मतलब पहले का आंसर हो गया 3/10। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एन ओड नंबर लेस देन 9, ओड नंबर जो 9 से लेस हो। तो मैं पहले ओड नंबर लिख लेता हूं, 1 3 5 7, 7 के बाद 8 नहीं, 9 9 9 के बाद 10 तो नहीं है। अब क्या बोला है, लेस देन 9, तो लेस देन 9 तो यही है ना, यही चारों हैं, क्योंकि 9 तो 9 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा टोटल आउटकम 10, और हमें कितने करने हैं, 4। ये डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 2 5 जा, ये हो गया 2/5। ओके, लास्ट बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 तो एक तो देखो 4 है, और एक तो ये 4 है, और एक 8 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 10/2, तो 1 जा 5 जा, ये 1/5। ये भी हो गया पूरा क्लियर। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, और मिलते हैं ऐसे हम किसी प्यारे से दूसरे वीडियो में।